बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 4 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, जहां अमेरिका की हिकमत अमली बुरी तरह से नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। इसने ये सोचा था कि लीडरशिप को टारगेट करेंगे, ईरान के अंदर मुजाहरे फूटेंगे, रजीम चेंज होगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी। न इसकी तैयारी थी, न इसको नॉलेज है, ना इसको ये अंदाज़ा था कि कितनी बड़ी गलती कर रहा है। आयतुल्लाह अली खामेनेई को टारगेट करने के बाद मुजाहरे तो फूटे हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे फूटे हैं और ये जंग जो है वो मजीद शदीद हो गई है। आयतुल्लाह अली खामेनेई को टारगेट करने के बाद तो ये रजीम चेंज वाला जो इनका मंसूबा था, ये तो बुरी तरह से नाकाम हो गया। इवन ये ईरान के एक डिफेंस ऑफिशियल हैं, उनकी जानिब से एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया गया कि हमने 3 जानशीन मुकर्रर कर रखे हैं, यानी कि ऑलरेडी ईरान इस जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इवन की खबरें ये भी हैं कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के जो साहबजादे हैं, जो मुज्तबा खामेनेई हैं, वो ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर उनको चुन लिया गया है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई, ये खबरों की सूरत में है। खैर, ये जो अमेरिका का मंसूबा था रजीम चेंज वाला, लीडरशिप को टारगेट करने वाला, ये तो अमेरिका का मंसूबा नाकाम हो गया। और अमेरिका का मंसूबा भी नहीं, बल्कि मैंने आपको बताया था, मार्को रूबियो ने बताया था कि ये इसराइल का मंसूबा था और अमेरिका इसराइल के पीछे पीछे चल पड़ा। इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर और अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ हो गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने डिनाई किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये मेरा ही मंसूबा था, बल्कि मैंने इसराइल को ईरान जंग के अंदर मैं लेकर गया हूं, ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा। अब मार्को रूबियो को सहाफियों ने पकड़ लिया कि आप कह रहे थे कि इसराइल का मंसूबा था और हम इसराइल के साथ हो लिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमारा मंसूबा था और हम इसराइल को इस जंग के अंदर लेकर गए, तो चक्कर क्या है? तो मार्को रूबियो को जवाब नहीं मिल रहा था, सहाफियों ने इसको घेर लिया था, तो ये थोड़ा सा तप भी गया था। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। No, but you have to read, if you're going to read the whole statement. But your quote is about, we knew that there was going to be an Israeli action. We knew that would precipitate an attack. Yeah, no, I understand. But listen, forces. all right, let me understand. And that's what, yeah, but I had a very specific question from that gentleman, and right? The president said, what the president said. Hold on one second. I asked a very force Israelis. Okay, but let me answer because this is my press conference. Sure. Okay. You asked me, I was asked a very specific question, so you guys can misrepresent it, but I was asked a very specific question yesterday. The bottom line is this: the president determined we were not going to get hit first. It's that simple, guys. गुफ्तगू आपने सुन ली अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की, जो ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं जी, हमने पहले हमला कर दिया वरना ईरान हमला कर देता वगैरह वगैरह। ये इसराइल का मंसूबा था, अमेरिका का मंसूबा था, जिसका भी मंसूबा था ये नाकाम हो गया। ईरान के हमले आपको मालूम है कि अभी भी जारी हैं। मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर वीडियोस भी शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ डिटेल्स भी शेयर कर रहा हूँ। इवन कि इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि ईरान की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ना सिर्फ अमेरिका की जो कौंसल खाना है दुबई के अंदर, अमेरिका का कौंसल खाना है, ना सिर्फ उसको ईरान की जानिब से टारगेट किया गया है, बल्कि सऊदी अरब में अमरीकी CIA स्टेशन को भी ईरान की जानिब से तबाह कर दिया गया है। अल उदैद, जो कतर के अंदर अमेरिका का अड्डा है, उस पर भी ईरान का एक मिसाइल हमला गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुआ है। यानी कि ईरान के हमले ना सिर्फ जो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की बेसिस हैं, बल्कि इसराइल के अंदर भी ईरान के हमले अभी भी जारी हैं और इन हमलों को रोकने में अमेरिका जो है वो नाकाम नजर आ रहा है। और अगर कामयाबी से इन हमलों को रोका भी जा रहा है, जिस तरह से अरब कंट्रीज दावे कर रहे हैं कि मैंने 800 ड्रोन मार दिए, मैंने 200 मिसाइल मार दिए ईरान के, तो ये जो झूठे दावे इनकी जानिब से जो किए जा रहे हैं, तो उसकी तो कलई खोल रही है जो इंटरनेशनल मीडिया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ब्लूमबर्ग है। इनकी जानिब से ये रिपोर्ट किया गया कि भाई ये लड़ाई जो है वो कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। और ईरान लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। खुद मार्को रूबियो के मुताबिक इन रिपोर्ट्स के अंदर भी जो पूरे का पूरा डेटा शेयर किया गया, उसमें यह बताया गया कि ईरान के पास 3000 से 5000 मिसाइल हैं, ईरान के पास 60,000 से 70,000 जो ड्रोन्स हैं, जो कि ये इनकी एम्बेसीज वगैरह को टारगेट कर रहे हैं। और इनको इंटरसेप्ट करने के लिए ये जो सस्ते सस्ते ड्रोन्स हैं, $20,000 का, $30,000 का, इनको इंटरसेप्ट करने के लिए एक इंटरसेप्टर $4 मिलियन का है। और आपको मालूम है कि एक शहीद ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए काफ़ी सारे इंटरसेप्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मिसाइलों को रोकने के लिए तो दर्जनों जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। $4 मिलियन का एक इंटरसेप्टर है। लेकिन अगर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए, जो अमेरिका का बड़ा तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, $12 मिलियन का
ایک انٹرسیپٹر ہے تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کا. اور ایران جو ہے وہ خود مارکو روبیو کے مطابق کہ ایران کے اندر اتنی کیپیسٹی ابھی بھی ہے کہ ایران پر منتھ 100 سے زیادہ میزائل ایران بنا رہا ہے. اور ڈرونز تو یوں کہہ لیں کہ یہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ہوں گے. اور خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ رشیا کی جانب سے بھی ایران کو جو ڈرون ہے نا شہید ڈرون, اس کا لیٹسٹ ورژن رشیا کی جانب سے بھی ایران کو سپلائی کیا جا رہا ہے. تو ان لمیٹڈ ایران کے پاس جو ڈرونز ہیں, جو میزائل ہیں, یہ ان لمیٹڈ ہیں. اور ان کو روکنے کے لیے امریکہ کے پاس جو پاور ہے وہ لمیٹڈ ہے خود مارکو روبیو کے مطابق. لیکن اگین ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بھی, اس رپورٹ کو بھی غلط قرار دیا. ڈونلڈ ٹرمپ جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرٹز آئے ہوئے تھے. کیوں آئے ہوئے تھے وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہاں پر صحافی کے سوال پر اس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے صحافی کی جانب سے جو سوال کیا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ڈینائی کیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھائی ان لمیٹڈ سٹاک ہے امریکہ کے پاس. وہ کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا بتایا, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بائیڈن پر یہ غصہ بھی کرتا رہا کہ یوکرین جنگ کے اندر جو بائیڈن نے بہت زیادہ اسلحہ دے دیا, اور اس نے گھما پھرا کر یہ تو بتا دیا کہ اس کا سٹاک جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, چاہے یہ کہتا رہے کہ ان لمیٹڈ ہے. اچھا ان لمیٹڈ کیسے ہے, کیا سائنس اس نے بتائی ہے, گفتگو سنیں اس کے بعد بات کریں. By the way, we have massive amounts of ammunition. We have the high end. A lot of it was given away stupidly by Biden, very stupidly, for free. And I'm all for Ukraine, but they gave away a lot. As you know, when I give away ammunition, everybody pays for it. The European Union's paying for it. Then they can do what they want with it, but they are giving it, let's say, to Ukraine, and it's okay. But we gave away a lot of high end, but we have plenty. But we have unlimited middle and upper ammunition, which is really what we're using in this war. And we have really an unlimited supply. We also have a lot of the very high end stored in different countries throughout the world. We're literally storing it there, which is actually something that I insisted on in my first term. I rebuilt the military in my first term. The military is great. Unbelievable amount of ammunition, or munitions, as they say, we're given away to. The Wall Street Journal incorrectly covered the story when they said that it was given away to the Middle East. Not to the Middle East, it was given away to Ukraine. Very little was given to the Middle East. The Middle East would buy a lot, and some of the nations, because they're rich, they have a lot, but it was given away to Ukraine. And it just should have been done. Look, it's a war that should have never happened. If I were president, that war would have never happened. But we have a tremendous amount of munitions, ammunition at the upper level, middle and upper level, all of which is really powerful stuff. دوستو وہ آپ نے سن لی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی. اس کا رجیم چینج کا منصوبہ تو ناکام ہو گیا. پھر یہ جو جنگ لڑ رہا ہے ایران کے خلاف, تو یہاں پر اس کے سٹاکس اس کو اجازت نہیں دیتے کہ جو دعوے کر رہا ہے نا کہ میں مہینہ لڑوں گا, میں جب تک گولز کو اچیو نہیں کر لیتا تب تک لڑوں گا, تو وہ لڑنے کے لیے اس کے پاس اتنے انٹرسیپٹرز نہیں ہیں, اتنا اسلحہ نہیں ہے, کیونکہ جنگ جو ہے وہ ایران نے کافی فرنٹس پر کھول دی ہے. نہ صرف اسرائیل, مشرق وسطیٰ, اس کے اپنے جو آرماڈے ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں. اور میں نے آپ کو وہ حساب کتاب بتا دیا کہ ایک ایک ڈرون کو روکنے کے لیے اس کو ملینز آف ڈالرز کے جو امریکہ کے عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں وہ اس کو خرچ کرنا پڑ رہے ہیں. اچھا خرچ کرتا بھی رہے تو یہ دنیا سے یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر میرا اسلحہ ہے, اور یہ اٹھا کر لا رہا ہے. ساؤتھ کوریا سے نکال رہا ہے, یہ سائپرس سے نکال رہا ہے, دیگر جو کنٹریز ہیں وہاں سے یہ اپنا اسلحہ نکال رہا ہے, اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کی جانب موو کر رہا ہے, کیونکہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بہت زیادہ شکایت ہے, وہ بہت زیادہ ناراض ہیں کہ بھائی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے کہ سارا ڈیفنس جو ہے وہ آپ نے اسرائیل پر لگا دیا. اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی ہم نے اتنے پکڑ لیے, اور کافی جو عرب کنٹریز ہیں ان کے جو ڈیفنس سسٹم ہے, جو پہلے تو بالکل ایک بھی ایران کا میزائل اور ڈرون روکنے کا ان کی جانب سے دعویٰ بھی سامنے نہیں آ رہا تھا, تو اب ان کی جانب سے کچھ انٹرسیپشنز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اپنا تمام کا تمام جو اسلحہ ہے, جو انٹرسیپٹرز ہیں, جو میزائل ہیں, وہ پوری دنیا کے کونے کونے سے اٹھا کر یہ مڈل ایسٹ کے اندر رپورٹڈلی منتقل کر رہا ہے. لیکن کب تک چلیں گے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایران کے پاس تو 60-70 ہزار ڈرونز ہیں, اور ایران کے پاس ہزاروں میزائل بھی ہیں. تو یہ جو انالیسس بتا رہے ہیں, جو ڈیٹا بتا رہا ہے, جو انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے, تو یہ بتا رہا ہے کہ چاہے پوری دنیا سے اکٹھا کر کے مال مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ لگا لے, لیکن آلریڈی یوکرین جنگ کے اندر,
फिर जो 12 रोज़ की इसराइल जंग थी, फिर जो गज़ा के अंदर नस्ल कुशी थी, फिर जो यमन के ऊपर हमले थे, तो अमेरिका अपने स्टॉक्स जो है वो बिल्कुल खाली कर चुका है। और एक एक इंटरसेप्टर बनाने के लिए मार्को रूबियो ने बताया कि हमें 6-7 इंटरसेप्टर्स बनाने के लिए 1 महीना दरकार है। तो ये चाहे जिस एंगल से भी देख लें, चाहे जितना मर्जी अमेरिका का सदर जस्टिफाई करता रहे, लेकिन रियलिटी पूरी दुनिया को मालूम है कि अमेरिका एक लंबी जंग अफोर्ड नहीं करता और ईरान एक लंबी जंग जो है वो अफोर्ड करता है। और यही वजह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को इनके ऑफिशियल्स ने, जो पेंटागन वगैरह हैं, उन्होंने मशवरा दिया। पहले भी ये मशवरा दे रहा था जनरल केन, पहले भी इसकी जानिब से कहा जा रहा था कि भाई स्टॉक्स नहीं है और ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है, तो पहले तैयारी करने दो। लेकिन जाहिर है कि जो मार्को रूबियो ने बात की ना कि भाई नेतन्याहू उतरा तो हमें मजबूरन उतरना पड़ा, तो ये जो वर्जन है, जो मार्को रूबियो का वर्जन है, ये दुरुस्त है, ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है कि जी मैं गया हूं और मैं इसराइल को लेकर गया हूं इस जंग के अंदर। तुम्हारी मजाल है कि तुम इसराइल को डिक्टेट कर सको, वो तुम्हें डिक्टेट करता है। खैर, अब जो वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है और सोल्यूशन भी यही है, एक्सपर्ट्स भी यही बातें कर रहे हैं कि भाई अब जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा अमेरिका को इस जंग को, इससे पहले कि अमेरिका के जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो खाली हो जाएं। तो जल्दी कैसे ख़त्म कर सकता है अमेरिका इस जंग को? जल्दी इस तरह से ख़त्म कर सकता है कि अमेरिका अपने बम्बार भेजे और जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो ईरान के मिसाइल सिटीज़ हैं, उनको अमेरिका तबाह करे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। और अमेरिका कोशिश भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। अमेरिका की जानिब से लॉन्चर्स को तो टारगेट किया जा रहा है ईरान के अंदर, लेकिन ये मिसाइल सिटीज़ को टारगेट करना, न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना, जो पहाड़ों के अंदर बहुत नीचे ईरान ने बना रखी हैं, तो इनको टारगेट करना तो अमेरिका का ख्वाब ही है। और अमेरिका ने, आपको मालूम है कि काफ़ी कोशिशें अमेरिका करके देख चुका पिछली जंग के दौरान भी। फिर इस मर्तबा भी ये बताया जा रहा है कि इन्होंने फिर से जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको टारगेट तो किया है, लेकिन ये बाहर से हमला करके और फिर इस तरह के इमेजेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जी सैटेलाइट इमेज आ गया, न्यूक्लियर साइट को टारगेट कर दिया। भाई अंदर कुछ नहीं होता न्यूक्लियर साइट के अंदर। इवन कि IAEA की जानिब से रिपोर्ट सामने आई कि कोई रेडिएशंस का अखराज नहीं है, या तो ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा, या फिर अमेरिका और इसराइल जो है वो इनके बंकर बस्टर वहां तक पहुंच ही नहीं सक रहे। जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं और जो मिसाइल सिटीज़ हैं, उनको टारगेट करना तो इम्पॉसिबल। अमेरिका को भी अब समझ आ चुकी है, तो कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी अमेरिका को लड़ानी पड़ेगी और बहुत जल्द लड़ानी पड़ेगी, इससे पहले कि ये स्टॉक्स जो हैं वो अमेरिका के खाली हो जाएं। अब एक क्लासिफाइड इजलास बुलाया गया अमेरिका की जानिब से, और इसमें डेमोक्रेट्स भी थे, इसमें रिपब्लिकन्स भी थे। और जब ये क्लासिफाइड इजलास, जिसमें ईरान जंग को लेकर, इसके गोल्स को लेकर कि हम ईरान के अंदर क्यों जंग लड़ रहे हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, और अगली हिकमत अमली, ये जो पहली हिकमत अमली है इसके नाकाम होने के बाद अगली हिकमत अमली क्या है, इस क्लासिफाइड मीटिंग के अंदर जो शेयर किया गया अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, या फिर यूं कह लें कि रिपब्लिकन्स की जानिब से, तो डेमोक्रेट्स ने बाहर आकर किस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I just want to say I am more fearful than ever after this briefing that we may be putting boots on the ground and that troops from the United States may be necessary to accomplish objectives that the administration seems to have, but I also am no more clear on what the priorities are going to be of the administration. Just left a classified briefing on Iran, and it only confirmed what we already knew. Donald Trump is waging an illegal war, and he has no plan to end it. Today he said we attacked Iran because he had a feeling, but we know the truth. Trump is lying about Iran's nuclear capacity. He's lying about Iran's missile capabilities, and he's dragging the United States into another endless war in the Middle East. I just left a classified briefing on Iran, and here's what I can say. It is so much worse than you thought. You are right to be worried. Trump administration has no plan in Iran. This illegal war is based on lies, and it was launched without any imminent threat to our nation.
Donald Trump still hasn't given a single clear reason for this war, and he seems to have no plan for how to end it either. गुफ्तगू आपने सुन ली अमेरिका के सेनेटर्स जो कि इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। मीटिंग से बाहर आने के बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और इनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी तमाम की तमाम जो हिकमत अमली है वो नाकाम नज़र आ रही है और इसका कोई गोल भी नहीं है। सेनेटर्स की गुफ्तगू आपने सुन ली, उनकी जानिब से ये बताया गया कि इसको ये भी नहीं पता कि ये ईरान के अंदर लेने क्या गया है। खैर वो तो मार्को रूबियो ने बता दिया कि इसराइल गया था, ये पीछे पीछे चले गए। अब इस मीटिंग के अंदर से बहुत बड़ी खबर ये डेमोक्रेट्स ने शेयर की है, ये इन सेनेटर्स ने शेयर की है कि अमेरिका एक लंबी जंग का फैसला कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पागल है और ये इसको कोई नहीं रोक सकता। एक ऑफिशियल की गुफ्तगू आपने सुन ली होगी और अमेरिका जो है वो फौजी भेजना चाहता है ईरान के अंदर। बूट्स ऑन ग्राउंड, ये इंटरनेशनल मीडिया की इस वक्त सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका, जिसकी तमाम हिकमत अमली नाकाम हो गई, असलहा जो है वो स्टॉक्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं, तो फौजी तो हैं, फौजी भेजना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर। और ईरानी तो इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका के फ़ौजी जो हैं वो कदम रखें ईरान के अंदर और उनका फिर क्या हाल किया जाएगा ईरान के फ़ौजियों की जानिब से वो आपको मालूम है। ना सिर्फ फ़ौजी बल्कि अवाम भी। अच्छा, ईरान के अंदर मैं आपको बता दूं कि एक तो ईरान की आर्म्ड फोर्सेस हैं, दूसरा है पासदारानी इनकलाब जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, और तीसरा है मोबिलाइजेशन फोर्स। और ये जो मेरे ख्याल में जो मोबिलाइजेशन फोर्स है ना, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस वक्त तो पूरे का पूरा ईरान जो है वो मोबिलाइज हुआ बैठा है। आपको मालूम है कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को टारगेट किया गया है, तो पूरा ईरान रजिस्टर करने के लिए तैयार बैठा है। और अमेरिका को 20-30 लाख नहीं बल्कि 50 लाख ईरानी फौजियों का सामना करना पड़ेगा अगर अमेरिका ये गलती करता है, बूट्स ऑन ग्राउंड वाली गलती जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस मीटिंग के अंदर इन सेनेटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला करने लगा। जाहिर है कि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा ना। एक तो रजीम चेंज भी नहीं हो रहा, फिर अमेरिका इस जंग को ये थोड़े बहुत इंटरसेप्टर्स और असलहे के साथ लंबा लड़ भी नहीं सकता, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल सिटीज़ को टारगेट कर भी नहीं सकता। तो ये तो लास्ट ऑप्शन है कि फ़ौजी भेज दो ईरान के अंदर। लेकिन ये ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया कि इतना आसान नहीं होगा। ये कोई इराक नहीं है, ये वेनेजुएला नहीं है, ये अफ़गानिस्तान नहीं है, ये ईरान है जहाँ पर सूरत हाल मैंने आपको बता दी कि कितने फ़ौजी, कितने अहलकार, कितने पासदाराने इनकलाब के, कितने जो मोबिलाइजेशन फोर्स के अहलकार हैं, इवन के तमाम ईरानी इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़ौजी यहाँ पर कदम रखें ईरान के अंदर और फिर हम इनको देख लेंगे। अब अमेरिका को यहाँ पर कदम रखने के लिए भी बहुत सारे कदम चाहिए, अपने इत्तेहादी चाहिए जो कि आ रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज आए हैं अमेरिका का साथ देने के लिए कि जी मैं आपके साथ हूँ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा वार्मली वेलकम किया, क्योंकि ज़्यादातर जो नेटो एलाइज है ना वो इस जंग से अवॉइड कर रहे हैं, ख़ुद को दूर कर रहे हैं कि नेटो के आर्टिकल 5 के चक्कर में अफ़गानिस्तान जंग की तरह जो नेटो के अहलकार हैं उनको भी साथ न ले चले डोनाल्ड ट्रंप जो है। तो एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी कौन आपके साथ है यूरोप से, नेटो से, और कौन आपके साथ नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 नाम लिए हैं। 2 नाम डोनाल्ड ट्रंप की ज़बानी सुनिए, फिर 1-2 नाम मैं भी आपको बताऊंगा। Well, some of the European nations have been helpful and some haven't, and I'm, very surprised. Germany's been great; he's been terrific. Others have been very good, terrific. I think that the head of NATO, Mark, is fantastic. Okay, Mark Rutte. I think he's fantastic. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. I don't think they went
agreed to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. What is the expectation towards? And I'm not, by the way, I'm not happy with the UK either. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मार्ट्स का जिक्र करते हुए कहा कि ये तो मेरे साथ है। बाकी इसने कहा कि जो दीगर कंट्रीज हैं जर्मनी की तरह वो भी मेरे साथ हैं, लेकिन स्पेन ने मेरा साथ छोड़ दिया है। स्पेन की जानिब से इसने बहुत बड़ी खबर दी इस ब्रीफिंग के दौरान, इस मीटिंग के दौरान। इसने कहा कि स्पेन ने मुझे अड्डे देने से इनकार कर दिया है और मुझे स्पेन के अड्डे चाहिए भी नहीं। लेने हुए तो मैं ले सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। और मैं स्पेन के साथ जो है वो सारे जो ताल्लुकात हैं मुआशी वगैरह तिजारती वगैरह मैं स्पेन के साथ तोड़ रहा हूँ। स्पेन में आपको याद करवा दूं कि नेटो का मेंबर है और स्पेन ने पहले फ़लस्तीन को भी तस्लीम किया है। स्पेन ने जो इसने नेटो की फ़ीस बढ़ाई ना 2% से 5% कर दी, तो उसको भी स्पेन ने मानने से इनकार किया कि भाई मैं नहीं दे रहा 5%, मैं 2% ही दूंगा। और फिर स्पेन की जानिब से अब अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया गया, तो स्पेन साथ नहीं दे रहा। फिर बरतानिया का इसने जिक्र किया कि बरतानिया भी साथ नहीं दे रहा। और कुछ कंट्रीज़ का मैं आपको बता दूं कि कनाडा के मार्क कार्नी, ये भी नेटो कंट्री है, इसकी जानिब से भी बयान सामने आ चुका। फ्रांस की जानिब से भी बयान सामने आ चुका। फ्रांस की जानिब से कहा गया कि जी मजम्मत करते हैं हम जो ईरान के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। इवन के फ्रांस मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की मदद करने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमला किया गया, इसको इल्लीगल इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। ना सिर्फ फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने, बल्कि मार्क कार्नी की ये गुफ्तगू सुनी, उसके बाद बात करते हैं। The United States and Israel have acted without engaging the United Nations or consulting allies, including Canada. So where to from here? With a rapidly spreading conflict and growing threats to civilian life. Canada reaffirms that international law binds all belligerents. We condemn the strikes carried out by Iran on civilians and civilian infrastructure across the Middle East. And we implore all parties, including the United States and Israel, to respect the rules of international engagement. गुफ्तगू आपने सुनी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी। जाहिर है कि जिस कनाडा को आप 51वीं स्टेट बनाने की बातें करेंगे, तो उस कनाडा से आप किस तरह से मदद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेटो का जो अलायंस है वो आपके साथ हो लेगा, अफगानिस्तान जंग की तरह, और ईरान के अंदर एंटर हो जाएगा, बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाएंगे। फिर बाद में इसकी तरफ से ये भी कहा गया अफगान जंग को लेकर कि इनके फौजी पीछे थे, मेरे फौजी आगे थे। तो इस तरह के जब बयानात डोनाल्ड ट्रंप की जानब से दिए गए, इस तरह के जब इक़दामात डोनाल्ड ट्रंप करेगा इन नेटो कंट्रीज़ के खिलाफ, तो नेटो कंट्रीज़ तो इसका साथ नहीं देंगे। जो आया बैठा है ना जर्मनी का चांसलर फ्रीडरिक मार्ट्स, ये भी फौजी जब भेजने की नौबत आएगी ना तो हेलमेट्स पकड़ा देगा। यूक्रेन को भी इसने हेलमेट्स पकड़ा दिए थे कि ये ले अपने फौजियों को हेलमेट्स बांध दे। तो अमेरिका के साथ नेटो का जो अलायंस है वो भी नहीं है जहां तक ताल्लुक है बूट्स ऑन ग्राउंड का। उन्हें पता है कि ये कब्रिस्तान साबित होगा। अफगानिस्तान की तरह ईरान भी ये नेटो के फौजियों का, अमेरिका के फौजियों का कब्रिस्तान साबित होगा। तो कोई भी अमेरिका के साथ नहीं है। हाँ, ये अरब कंट्रीज़ में आपको बता दूं कि अभी भी अमेरिका के साथ हैं। इनके कंट्रीज़ के अंदर जासूस भी पकड़े जा रहे हैं। इनके कंट्रीज़ जो हैं वो एक जंग के अंदर भी खामखा में एंटर हो गए, और अब ये ईरान के ऊपर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि जी ईरान हमले कर रहा है, ईरान हमले कर रहा है। ईरान ने तो खबरदार किया था ना कि भाई ये अड्डे होस्ट करने वाले कंट्रीज़ जो हैं वो अमेरिका को अपनी ज़मीन देने से, अपना एयर स्पेस देने से बाज रहे, लेकिन ये बाज नहीं रहे। तो अब ये भुगत रहे हैं, खमियाजा भुगत रहे हैं। इनकी टूरिज़्म को, इनकी ऑयल इंडस्ट्री वगैरह को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी भी मैं आपको गुफ्तगू सुनवा रहा हूँ। लिंडसे ग्राहम जो रिपब्लिकन सेनेटर है, बहुत ज़्यादा करीब है डोनाल्ड ट्रंप की, इसकी जानिब से बड़ी खुशी से ये बात की गई कि भाई जैसे ही आयतुल्लाह अली खामेनी के ऊपर हमला हुआ, ईरान के ऊपर हमला हुआ, तो मैंने सऊदी अरेबिया से बात की और फिर मैंने इसराइल से बात की, और हमने इत्तफाक किया कि ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाने के बाद सऊदी अरेबिया और इसराइल ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लेंगे। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Talk to Saudi Arabia today. When this regime collapses, there will be a sprint toward normalization. Bibi said last night that he wants to work with Saudi Arabia to take up where they left off under President Biden, and I want to give them credit for trying to expand the Abraham Accords to Saudi Israel, which is the biggest prize of all. So this regime is going to collapse.
It's not if, it's when. And when that happens, there'll be a gateway to peace that no one ever envisioned. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जिसकी जानिब से बताया गया कि मैंने सऊदी ऑफिशियल्स को कॉल की, मैंने इसराइली ऑफिशियल्स को कॉल की, सब बहुत अच्छा है, एज प्लान चल रहा है सब कुछ लिंडसे ग्राहम के मुताबिक, और ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाएगा, बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, रजीम चेंज होगा, फिर इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज होंगे और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। ये लिंडसे ग्राहम के मुताबिक ये होगा, लेकिन कैसे? अमेरिका ईरान के अंदर अगर बूट्स ऑन ग्राउंड, कांग्रेस की इजाज़त वैसे दरकार होती है, लेकिन मार्को रूबियो ने कहा कि भाई सदर को कोई इजाज़त दरकार नहीं है, और इसने पहले भी किसी इकदाम से कबल कांग्रेस को इसने लिफ्ट नहीं करवाई, आपको मालूम है। तो अगर ये बूट्स ऑन ग्राउंड का ऑप्शन इस्तेमाल करता है, जो कि करेगा, मैंने आपको बता दिया कि सारे ऑप्शंस इसके ख़त्म हो चुके हैं, इसके स्टॉक्स और इसके इंटरसेप्टर्स की तरह, तो ये बूट्स ऑन ग्राउंड का ऑप्शन आखिरी ऑप्शन है और ये इस्तेमाल करेगा डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन कैसे ये बूट्स ग्राउंड के ऊपर उतरेंगे कैसे? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिस पर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अभी डिस्कशंस चल रही हैं, एनालिसिस चल रहे हैं, क्योंकि ये बूट्स ऑन ग्राउंड का ऑप्शन अभी तक सेनेटर्स की ज़बानी आया है, और अमेरिका ये ऑप्शन इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हिंट तो दिया गया कि तमाम ऑप्शन टेबल के ऊपर हैं, तो तमाम तो मैंने आपको बता दिया कि बचे ही कोई नहीं, अब यही ऑप्शन बाकी बचे। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा अमेरिका? अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ईरान के अतराफ काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, जिसमें से कुछ ऑप्शंस जो हैं अमेरिका के लिए, तो खैर सारे ऑप्शंस भी अमेरिका के लिए ही हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इराक का ऑप्शन, तुर्किया, अज़रबैजान, आर्मीनिया ताज़े अमेरिका के बड़े पक्के गहरे दोस्त बन गए हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर जो पानियों का रास्ता है जहाँ पर अमेरिका का आर्माडा भी खड़ा हुआ है। तो बहुत सारे रास्ते हैं अमेरिका के पास ईरान के अंदर एंट्री लेने के। इराक की मिसाल अगर लें तो कुवैत का रास्ता इस्तेमाल हुआ था, अफगानिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल हुआ था, फिर वेनेजुएला की मिसाल लें तो फिर फ़िज़ाई रास्ता इस्तेमाल हुआ था, और वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को उठाकर अमेरिका ले गया। लेकिन ना ये वेनेजुएला है, ना ये अफगानिस्तान है, ना ये इराक है, ये ईरान है, और ये अमेरिका के लिए तमाम के तमाम ये वाला ऑप्शन भी, ये भी अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए भी अमेरिका को इत्तेहादी भी चाहिए, असलहा भी चाहिए, और ये श्योरिटी भी चाहिए अपने पेंटागन वगैरह से कि भाई पहले ये बता दो कि हमें मिलेगा क्या वहाँ जाकर आपको ईरानी मिलेंगे, वहाँ जाकर आपको पासदाराने इनकलाब मिलेंगे, वहाँ जाकर आपको ईरान की आर्म्ड फोर्सेस मिलेंगी, और हो सकता है कि कोई फतवा भी सामने आ जाए आयतुल्लाह सिस्तानी या फिर जो नए सुप्रीम लीडर हैं रिपोर्टेडली मुज्तबा खामनाई, उनकी जानिब से कोई फतवा भी दे दिया जाए अमेरिका के खिलाफ लड़ाई को लेकर। तो ये ऑप्शन भी, जिस पर मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं, तो आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। आने वाले चंद घंटों में ये जो बहस है बूट्स ऑन ग्राउंड वाली, ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर नज़र आएगी। मैं नज़र रखूँगा ये जो हमले हैं, ये जो जंग है, ये जो ऑप्शंस हैं जिन पर गुफ्तगू की जा रही है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।